गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भी जैसे हर किसी इवेंट के बाद सोचते हैं आगे क्या, वैसा ही सवाल आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारत के जो भी लीडर्स थे, भारत के जो भी प्रतिनिधि थे, उनको उस समय पड़ा कि भारत अब इंडिपेंडेंट हो गया है और इस देश को आगे किस विचारधारा से चलाया जाए या फिर इस देश का सिस्टम कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें, ये सारे सवाल उनके भी सामने थे। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जाती थी और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात भी दोहराई जाती थी, बट उसको आज तक के अमल में नहीं लाया गया था। बट अभी क्या होता है कि ये डिक्लेयर हो जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा, बट इस देश के लिए कुछ घटना भी बनानी पड़ेगी, यहां पर कोई तो भी सरकार भी नियुक्त करना पड़ेगा और इस घटना का स्वरूप कैसा रहेगा, यहाँ कौन सी यहाँ पर नियम लागू, कानून लागू किए जाएंगे, ये सारी बातें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ के लोगों के राइट्स क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, यहाँ का सिस्टम कैसे रहेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैसे बनेगा, ये सारे सवाल थे। तो आइए जानते हैं आज इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइटल के नीचे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, अंतिम निर्णय। मतलब आज भारत में हमें कायदे शासन, कार्यकारी शासन और न्याय शासन, ऐसे तीनों विभाग अलग अलग दिखाई देते हैं। कार्यकारी शासन को हम नियुक्त करते हैं, हम मतलब भारत के सारे लोग, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी मिनिस्टर काउंसिल कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, ये सारे हमने नियुक्त किए हुए सांसद है, प्रतिनिधि है। तो क्या है कि इनका काम क्या है कि कानून बनाना। मतलब पहले भी इस देश में कुछ कानून बन चुका था जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हर एक नियम का, कानून का, ये जो मतलब निकालना होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कलम दी गई है, बट उस कलम का सही ढंग से मीनिंग क्या है, ये हमें न्याय शासन बताएगा, न्यायपालिका बताएगी। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये न्यायपालिका के स्तंभ है। अभी सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इसके बाद देखते फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज, ये सारी बातें इंक्लूड है। गवर्नमेंट किस ढंग से चलेगा, किस ढंग से उसकी प्रैक्टिस रहेगी, प्रोसीजर रहेगी, प्रिंसिपल रहेंगे, ड्यूटीज रहेगी, राइट्स रहेंगे, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी, एज इट इज नॉट created by the parliament but by the constituent assembly and adopted by its people with a declaration in its preamble। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में प्रियम्बल बोली होगी। प्रियम्बल के आखिरी शब्द क्या है मालूम है? जरा उसको याद करो। हम इस संविधान को अपने प्रति अर्पण करते हैं, इसका स्वीकार करते हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो ये प्रियम्बल के बारे में भी हम डिटेल में आगे जानेंगे, ये राइट्स क्या है, ठीक है, ये ड्यूटीज क्या है, ये सारी बातें आगे जानेंगे। बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री जान लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो शुरुआत में जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। अभी का जो करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रियम्बल है 25 पार्ट्स विथ 12 शेड्यूल, 5 अप्रेंडिस एंड 448 आर्टिकल्स एंड 101 अमेंडमेंट्स। उसमें सुधारणाएं भी लाई गई है, कानून के तहत ही, कायदे मंडल के तहत ही
उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई है 101 बार। तो अभी जैसे जैसे अमेंडमेंट्स बढ़ते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की संख्या भी बढ़ती जाएंगी या फिर उनमें सुधार किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन द ईयर 1949, however it became to effect on 26 of January 1950। प्रीएम्बल में ये बात दी गई है। बट क्या होता है, हम 26 नवंबर को संविधान दिन बनाते हैं क्योंकि उसी दिन वो तैयार हो गया था, बट उसको अमल में कब लाया गया, तो 26 जनवरी 1950। अभी 26 जनवरी ही क्यों, ये हमने भारतीय लोगों ने सेलिब्रेट किया हुआ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था। याद करो 1929 का लाहौर सेशन, जिसमें भारतीय लोगों ने पूरे भारत को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था और वहीं पर भारत ने सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो उस दिन का औचित्य लेकर, उस दिन का महत्व रखकर भारतीय लीडर्स ने 26 जनवरी से संविधान भारत में अमल में लाने की बात रखी और यही से प्रैक्टिकली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू किया गया। बट तैयार कौन सी तारीख को होता है, 26 नवंबर ऑफ 1949। अभी आगे देखते हैं कि इट वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया है और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर BR अंबेडकर, उनको आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे भी कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पूरी जिम्मेदारी ली और इसी के कारण उनको एक क्रेडिट दिया जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान में हर एक नागरिक को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, और उसी के साथ उसको कुछ ड्यूटीज, कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, बट आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन से। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखते हैं कौन से। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 5। इसमें संपत्ति का भी एक अधिकार था शुरुआत में, बट उसको हटा दिया गया। और अभी नए में एक करंटली राइट टू प्राइवेसी, ये नया एक आपको राइट मिलता है जिसको फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है। तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स है, 6 राइट्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और उसकी बात कैसे निकलती है ये भी जानना जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज की मांग की थी, जिनके बारे में हमने पढ़ा 1895, इन्होंने सबसे पहले ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर इन्होंने सबसे पहली बात रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय BG तिलक। अभी इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां पर हेल्ड की गई थी, कब होल्ड की गई थी, वो था 1946 में। अभी इनिशियली देयर आर 389 मेंबर्स, बट उसमें हमें पता चलता है कि हैदराबाद स्टेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि माउंटबेटन प्लानिंग के तहत जिस भी प्रिंसली स्टेट को स्वतंत्र रहना था वो स्वतंत्र रह सकता था। हैदराबाद उसी में से एक था, उसको ना पाकिस्तान में जाना था ना भारत में, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। बट 1948 में क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अभियान के तहत हैदराबाद का जो पूरा शासन है उसको भारत में शामिल करते हैं। तो ये बात होती है और उसके बाद हैदराबाद भारत में शामिल होता है। बट शुरुआत में कितने मेंबर रहते हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 389। अभी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब रखी गई, तो है 9 दिसंबर 1946 में, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सचिंद्रनाथ सिन्हा। यहां पर हमें दिखता है ड्राफ्टिंग कमिटी भी बनती है उसी में से। तो उसके चेयरमैन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी ली, और
हमें मालूम है कि संविधान बनाने के लिए पूरा जो कार्यकाल था वो लगा 2 साल 11 महीने 17 दिन का पूरा कार्यकाल लगा एक हमारा संविधान बनाने के लिए। अभी आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है और 444 आर्टिकल्स है। इसमें अभी हमें दिखाई देता है कि भारत की जो प्रिएम्बल है या फिर भारत का जो संविधान है उसमें कुछ नॉर्म्स रखे गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये नाम याद किए गए हैं। इनको नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अंदर प्रिएम्बल में भी ऐड किया गया है। भारत की संविधान की दिशा क्या रहेगी, भारत का संविधान भारतीय लोगों के प्रति क्या भावना रखता है और संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, ये हमें प्रिएम्बल से पता चलता है। तो प्रिएम्बल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, द प्रिएम्बल कंटेन्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आइए बात जानते हैं कि भारत का संविधान बनता कैसे। चार्टर एक्ट हमने पढ़े थे 1773, 1793, उसके बाद 1813, 1833, 1853, 5 चार्टर एक्ट हमने पढ़े थे। ये चार्टर एक्ट में क्या होता है कि यहां पर कुछ कानून लाए गए हैं, मतलब भारत में कुछ लिखित कानून कायदे लागू किए गए हैं और यही से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। 1773 में जो पहला चार्टर एक्ट आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा गया है, उसमें भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट सारे लोगों के लिए ओपन नहीं था या पूरे भारत के लिए नहीं था, बट शुरुआत कहां से होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो होती है 1773 के रेगुलेशन एक्ट से। अभी यहां पर रूल ऑफ लॉ शुरू होता है, कायदे का राज जिसको कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा क्या रहेगा, तो वो रहेगा कायदा और कानून, ना आपकी, ना मेरी, ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होगा वही अंतिम सत्य रहेगा। ये बात यही से 1773 के चार्टर एक्ट से यहां पर लागू की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। भारतीय लोगों के लिए बात नहीं थी। तो इस इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय लोगों ने वही चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस की और संविधान में भी बहुत सारी बातें लिखी गई है और हमारा लिखित संविधान है और यहां पर भी कायदे का ही राज है, रूल ऑफ लॉ ही है। तो कैसे कि ये पूरी जो हिस्ट्री थी भारत की, उसमें से कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकालकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई है। सबसे पहले जो बात है वो 1909, जिसको मॉर्ले मोइंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इस इंडियन काउंसिल एक्ट में जो भी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी, भारत में कानून यहां पर लागू किए गए थे, उसमें से बहुत सारे कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाए गए हैं और यही से भारत के आज का जो भारत का ढांचा है, गवर्नमेंट का जो भी स्वरूप है, इसका निर्माण इन्हीं कानून से बनता है। आइए देखते हैं क्या है। डायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट्स। मतलब आज हमारी सरकार रिप्रेजेंटेशन की सरकार है। हम किसी एमएलए को या फिर एमपी को नियुक्त करके देते हैं, चुन के देते हैं और वो हमारे ऊपर राज करते हैं। ये बात यही से होती है, डायरेक्ट इलेक्शंस, और उसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। ये बात 1909 के कानून से, एक्ट से शुरू होती है। इट चेंज द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय के अंडर में काम करती थी, उसका नाम बदल दिया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल मतलब वाइसरॉय। वाइसरॉय किसका प्रतिनिधि था? ब्रिटेन के राजा या फिर रानी का प्रतिनिधि था। तो कैसे होता है कि ये चेंज, ये एक नाम का चेंज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक अमेंडमेंट है। इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है कि यहां पर जो गवर्नमेंट है एक बड़े व्यक्ति के अंडर में काम करने वाला है। ये सिर्फ छोटे भाग के लिए सीमित नहीं रहने वाला है। ये जैसे रानी का जाहिरनामा यहां पर 1857 के रिवॉल्ट के बाद लागू किया गया, तो
भारत में क्राउन का इंपीरियर राज शुरू हो जाता है। तो यहां पर हमें यह बात पता चलती है कि अब भारत को एक जो है इंग्लैंड के ब्रिटेन के राजा का, ब्रिटेन के साम्राज्य का एक पार्ट माना गया है और उस पार्लियामेंट में भारतीयों को भी सदस्यता मिलेगी करके ये नाम में बड़ा चेंज यहां पर हमें डिनोट करना है, इसको याद रखना है। द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 60 फ्रॉम 16 से 60 कर दिए गए, मतलब रिप्रेजेंटेशन की संख्या भी इसी कानून से बढ़ती हुई दिखाई देती है। इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। भारत में आज भी हम क्या करते हैं कि कुछ अगर समझो कोई डिप्रेस क्लास या फिर माइनॉरिटी से कोई सदस्य या फिर कोई अधिकारी व्यक्ति जो भी नियुक्त कर चुन के आता है, वो अगर चुन के नहीं आता है पर्टिकुलर समय के लिए, तो एक इलेक्शन ऐसा भी रखा जाता है जिसमें एक माइनॉरिटी या फिर शेड्यूल क्लास का व्यक्ति चुन के आए। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बात नहीं है, ठीक है, बट क्या है कि यहां पर सभी को इस भारत में समान अधिकार दिए गए हैं और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। इसीलिए उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बात बहुत ही अच्छी थी, बट आज के समय में हमने उसमें बड़े सुधार लाए हैं। ठीक है, आज इलेक्शन हर कोई लड़ सकता है, बट अगर इन केस किसी कारण शेड्यूल कास्ट या फिर माइनॉरिटी से कोई चुन के नहीं आता है, तो हर 5 साल बाद या एक ठराविक कार्यकाल के बाद हमें यहां पर ऐसा दिखाई देता है कि उस समय में किसी भी दूसरे व्यक्ति को चुन के जाने का अधिकार नहीं दिया जाता है। पर्टिकुलरली माइनॉरिटी या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही चुन के जाने का अधिकार दिया जाता है उस क्षेत्र में से। तो ये ऐसा एक बहुत अच्छा कानून हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी लागू किया है। बट ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, इसका ये जो आज हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है भारत में, इसका बेसिक इस सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू होता है। ये बात यहां पर याद रखनी है। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह एज अ लॉ मेंबर। यहां पर देखो भारत में, ठीक है, प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, बट सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ प्रसन्ना सिंह। आगे दिखते कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा भी कहते हैं या फिर रिफॉर्म्स भी कहते हैं। द सेंट्रल सब्जेक्ट वेयर डिक्लेयर्ड एज सेपरेट फ्रॉम दोज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मतलब केंद्र के जो भी विषय है उसको, और प्रोविंस आज जिसको हम राज्य समझ सकते हैं, उस समय छोटे 3-4 प्रोविंस भी थे, ठीक है, तो 6 प्रोविंस थे। तो ये प्रोविंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता था। तो प्रोविंस का एक अलग शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग शासन यहां इस समय हमें बनता हुआ दिखाई देता है। उनके सब्जेक्ट्स भी थे, मतलब उनके जो विषय जो थे कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकार चलेंगे और प्रोविंस में प्रोविंशियल काउंसिल के अधिकार चलेंगे। ऐसे 2 सेपरेट विभाजन हमें इस कानून के तहत बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये डायरकी सिस्टम हमें दिखाई देती है, मतलब दुहेरी शासन। आज भी भारत में हम देखते हैं कि सेंटर में केंद्रीय शासन है, ठीक है, पंत प्रधान और उनकी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री, ये काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट कही जाती है। और समझो इनकेस महाराष्ट्र की बात कही जाए तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, ये इनका अलग शासन है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी हेड है, बट महाराष्ट्र इस रीजन के लिए कौन अथॉरिटी सबसे महत्वपूर्ण है? स्टेट अथॉरिटी। अभी इनके अधिकारों में भी विभाजन हुआ है। तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ऐसे 3 नाम हमें दिखाई देते हैं। केंद्र सूची सेंट्रल की अथॉरिटी से चलती है, राज्य सूची स्टेट के अथॉरिटी से चलती है, समवर्ती सूची में सेंटर और स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको समवर्ती सूची कहा गया है। अभी आइए देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। डायरकी तो देखिए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अंडर द डायरकी सिस्टम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वेर डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट, ट्रांसफरेड एंड रिजर्व, ऐसे दो पार्ट्स में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड किए गए। लेजिस्लेटिव असेंबली विथ 140 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ 60 members. The act also required that there 3 of 6 members of the Viceroy Executive Council other than Commander in Chief were to be Indians. भारतीयों को यहां पर हमें काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किया हुआ दिखाई देता है। तो ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बहुत बड़ी घटनाएं थी। अभी भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान और सबसे बढ़िया चीजें कहां से ली गई होगी, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इनटू आइटम्स ऑफ 3 लिस्ट। जैसे मैंने कहा था, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली ये डिवाइड हो गए थे, अधिकारों का विभाजन नहीं हुआ था। तो ये 1935 के कानून के तहत होता है। देखो, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों मिला के हैंडल जो चीजें करेंगे वो सारी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में होंगी। तो ये हमें आज के कानून में भी, भारत के कानून में भी हमें दिखाई देता है। स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्या रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्या रहेंगे, और दोनों के अधिकारों के साथ कौन से कानून बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें हमें यहां पर दिखाई देती है। द फेडरल लिस्ट ऑफ सेंटर कंसिस्टेड ऑफ 59 आइटम्स एंड प्रोविंशियल लिस्ट for the province consisted 54 items and the concurrent list of both consisted 36 items. इसमें अभी जो भी नियम बनाए गए थे, ये नियमों की संख्या है। अभी ये इतनी ही नहीं रही है, आगे भी ये शुरुआत के लिस्ट है, बेसिक लिस्ट थी। अभी उसमें सुधारणाएं लाई गई है, उसको हम आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे ना डिटेल से, तब हम जानेंगे। अभी द एक्ट एबॉलिश्ड बाय डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अभी आज हम देखते हैं कि राज्य में राज्य शासन अपने निर्णय लेता है। अभी आपको पता चला होगा कि अंतिम वर्षों के स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन है उसको लेने का डिसीजन सेंटर गवर्नमेंट ने ले लिया है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट में लागू करना है कि नहीं, ये अभी तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो याद रखो, सेंटर गवर्नमेंट की जो भी आदेश स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर में अगर वो नियम है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, तो यहां पर याद रखो कि सीधे से सीधे अगर सेंटर ने कहा है तो यहां पर स्टेट में वो कायदा लागू नहीं किया जाता। पहले परमिशन ली जाती है स्टेट गवर्नमेंट की भी, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद ही वो कानून इंट्रोड्यूस किया जाता है, कायदा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं इसको, मतलब कायदा, राज्य अपने राज्य में अधिकार लेने के लिए स्वतंत्र है, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, इंट्रोड्यूस अ बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, मैं 6 प्रोविंस में बाइकैमरल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। These 6 provinces were असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से वो 6 प्रोविंस थे जहां पर हमें ये डायरकी सिस्टम या फिर बाइकैमरलिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ दिखाई देती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेंटर में अलग से पावर है, ठीक है। तो ये चीजें हमें इस प्रोविंसेस में दिखाई देती है। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी सारे लोगों के लिए एक फेडरल केंद्रीय शासन में कोड बनता है इसी कानून के तहत 1935 के तहत। अभी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें क्या होता है ये भी जानते हैं। अभी इस कानून के तहत इंडिया डिक्लेयर एज ए इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन मींस सार्वभौमत्व, जो अपने
शासन के अंदर, अपने भूभाग के अंदर, अपने ज्योग्राफिकल एरिया में अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी बाहरी शक्ति या फिर बाहरी देश उस देश को नियंत्रित नहीं करता या फिर हस्तक्षेप भी नहीं करता, उसको सॉवरेनिटी कहा गया है। आइए देखते हैं, इस्टेब्लिश्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड प्रोविंस, ये तो 35 के एक्ट में भी बात कही गई थी। डिजाइन द वाइसरॉय इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्मल हेड्स। अभी ठीक है, भारत में स्वतंत्रता की तो बात कही गई थी, बट भारत में अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ था, तो शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि नॉर्मल हेड्स ऐसे रहते हैं। अभी इट असाइन ड्यूअल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिक्लेयर्ड इट्स डोमिनियन लेजिस्लेचर एज अ सॉवरेन बॉडी। मतलब भारतीयों को उस समय में, अभी तक जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट बनता नहीं है तब तक भारतीयों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, बट अंतिम शासन वो नॉर्मल हेड्स जो थे, जो बताए थे, वही संभालेंगे। जब भारत में यहां पर हमें चुनाव होते हुए दिखाई देंगे, इलेक्शन दिखाई देंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा उस गवर्नमेंट को अंतिम शासन सौंप के ही ब्रिटिश अपना राज वापस ले लेंगे। ब्रिटिश यहां से राज में अपना भारतीयों का राज भारतीयों को वापस दे देंगे। ऐसी बात इस अमेंडमेंट में या फिर इस एक्ट में कही गई है। अभी इसमें से सबसे नोटेबल पॉइंट्स क्या है ये भी जानते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉज मेड बिफोर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वेयर कॉल्ड रेगुलेशंस एंड दोज वेयर मेड आफ्टर आर कॉल्ड एक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्ट्स कौन से हैं और यहां पर लॉज कौन से हैं। रेगुलेशन एंड एक्ट एंड लॉज, ये डेफिनेशन यहां पर बताई गई है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने, आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस हमें दिखाई देता है, कलेक्टर IAS अधिकारी वहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने कलेक्टर के ऑफिसेस बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अभी बट द जुडिशियल पावर वेयर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेटर बाय कॉर्नवालिस 1793 में। यहां पर क्या है कि जुडिशियरी के और एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों अधिकार एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। किसने किया? कॉर्नवालिस ने। तो अभी भी भारत में या जितने भी स्टेट्स है, यहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अलग दिखाई देता है और न्याय शासन का हेड, मतलब हर जिला में एक न्यायालय होता है, उसका अधिकार कौन रहता है? वो रहते हैं न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। और एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कौन रहते हैं? वो रहते जिलाधिकारी, कलेक्टर। तो ये दोनों के दोनों जो सेपरेट चीजें हमें दिखाई देती है, ये एक कॉर्नवालिस का परिणाम है, कॉर्नवालिस के डिसीजन का परिणाम है। फ्रॉम द पावरफुल ऑथोरिटीज ऑफ अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव्स द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड इनटू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर एंड पीपल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, ये बात भारतीयों के लिए नहीं थी। ये बात इंट्रोड्यूस होने के बाद इस टर्म का मीनिंग तो समझना चाहिए। आज हम जो MP MLA नियुक्त करके देते हैं, आप जिस भी एरिया में रहते हो वो वहां से आप कुछ MLA और MP को हर 5 साल बाद नियुक्त करके देते हो। तो MPs का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एरिया से, जिस भी एरिया से वो चुन के आते हैं, उसका वो नेतृत्व करते हैं, उन लोगों के वो प्रतिनिधि है। कहां पर? राज्य गवर्नमेंट में या फिर सेंटर गवर्नमेंट में। तो ऐसा इसका मीनिंग होता है। ये मीनिंग हमें यहां से पता चलता है। अभी लॉर्ड मेयो रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। लॉर्ड मेयो को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा गया है। अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? तो जैसे ग्राम पंचायत है या फिर नगर पंचायत है, नगर पालिका है, जैसे हमें लोकल लेवल पर जो भी गवर्नमेंट दिखाई देता है, पंचायत राज सिस्टम में हम इसको अलग से पढ़ेंगे, बट यहां पर याद रखो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये जो है 1870 में लॉर्ड मेयो ने इंट्रोड्यूस किया था और इसी के कारण उसको फादर कहा गया है
फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको? लॉर्ड मेयो को। इट वॉज फ्रॉम 1861 काउंसिल एक्ट दे शिफ्टेड टूवर्ड्स डिवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंसेस। द प्रोविजंस ऑफ 1935 एक्ट रिलेटिंग टू द फ्रीडम एंड डायरकी वेर नेवर इंप्लीमेंटेड। देखो, ये जो बातें कही गई थी 1935 के एक्ट में, ये अमल में नहीं लाई गई थी। हालांकि बातें बहुत अच्छी थी, बट सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी। दूसरा महायुद्ध था, ठीक है, उसके बाद में भारतीयों ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था। ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल डिफ्लेक्ट्स यहाँ पर निर्माण होते हुए दिखाई देते। हालांकि उस समय ब्रिटिशों के मन में क्या था ये तो जान नहीं सकते हम, बट क्या होता है कि ये जो है डायरकियल गवर्नमेंट या फिर फेडरेशन एंड डायरकी वेयर नेवर इंप्लीमेंटेड, इसका अमल में ही लाना, इन्होंने इसको अमल में ही नहीं लाया था। बट बात हो चुकी थी, बात निकल चुकी थी 1935 के एक्ट में। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइडेड बाय 1919 एक्ट कंटिन्यू टू एडवाइज द वाइसरॉय टिल 1947। ये सिर्फ क्या देख सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर? तो वो सिर्फ एडवाइस दे सकते थे वाइसरॉय को। हालांकि वाइसरॉय को वो एडवाइस सुनता था, बट उसके अनुसार काम करना है, ये बात उस पर दबाव या फिर उसके ऊपर इंपोज नहीं की जा सकती थी। निर्णय लेने में वो स्वतंत्र था वाइसरॉय, बट एक एडवाइस दे सकते थे। कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। अभी लास्ट पॉइंट, द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव वो owes its legacy to the एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मॉडर्न एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कौन सी है आज, जिसको हम प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। ये है उस समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको हम कार्यकाली मंडल भी कहते हैं। तो यहां पर है, ये इसकी स्थापना होती है। और द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली डेवलप्ड इनटू राज्यसभा एंड लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हर किसी को हम लोग नियुक्त करके नहीं देते। लोकसभा में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी, जो भी हम एमपीज भेजते हैं वो हमने नियुक्त किए होते हैं। बट राज्यसभा में नियुक्त किए गए जो भी मेंबर्स होते हैं वो भी एमपीज रहते हैं, बट उनको हम नियुक्त करके देते हैं क्या? तो नहीं, इसको नियुक्त करके देते हैं हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव। तो उनकी नियुक्ति की भी अलग प्रोसेस है, जिसको भी हम आगे जानेंगे डिटेल में। बट यहां पर याद रखो, आज भारत में राज्यसभा और लोकसभा ऐसे दो पार्लियामेंट के भाग है, संसद के दो विभाग है। और लोकसभा में हम लोग चुन के देते हैं, हम प्रतिनिधि चुन के देते हैं, और राज्यसभा में जो है अलग से चुनाव होता है। अभी ये जो राज्यसभा और लोकसभा जो है, इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर भी चुना जाता है, और इन्हीं में से उनकी प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री भी बनती है, जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, स्टेट मिनिस्ट्री है, ये सारी की सारी वहीं से बनती है। कहां से? पार्लियामेंट मेंबर में से। अभी ये जो है, ये हमारा कार्यकारी, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल, ये हमारा कार्यकारी मंडल है। राज्यसभा और लोकसभा, ये जो पार्लियामेंट है, उसको कंबाइनली कायदे व्यवस्था कहा गया है, कायदे शासन कहा गया है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स, सुधारणाएं लाते हैं, नए कानून इंट्रोड्यूस करते हैं घटना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दो बातें हुई, कायदे शासन भी समझ लिया और कार्यकारी शासन भी समझ लिया। तीसरा है न्याय शासन। न्याय शासन सबसे अलग है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के सारे कोर्ट जो भी है, ये सारे न्यायपालिका में आते हैं। और हमें यहाँ पर याद रखना है कि तीनों के जो काम है एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता। हर कोई अपने अपने कार्य में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और हर किसी के अगेंस्ट में निरपेक्षता से डिसीजन लेने का अधिकार इन तीनों जो व्यवस्था है उनको दिए गए हैं। तो आज के भारतीय गवर्नमेंट के ये तीन आधार स्तंभ है। कौन से? कार्यकारी मंडल, ठीक है, उसके बाद कायदे मंडल, और आखिरी है न्याय मंडल, न्याय शासन। तो
यहां पर ये बात खत्म होती है। अभी गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है? यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट मुंबई में काम करता है महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से। अभी हर किसी राज्य के कैपिटल में स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। अभी लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? पंचायत आती है और नगर पालिका। पंचायत में क्या होता है कि जिला परिषद होती है, नगर परिषद होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत होती है, विलेज पंचायत। नगर पालिका में क्या होता है? तो महानगर पालिका, जैसे नागपुर है, मुंबई है, पुणे है, ये म्युनिसिपल कारपोरेशन है और उसके नीचे नगर पंचायत भी होती है। जो बड़े शहर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं म्युनिसिपल कारपोरेशन। वहां पर म्युनिसिपल कारपोरेशन काम करते एक शहर के लिए। और अगर छोटा शहर है तो उसमें म्युनिसिपल काउंसिल काम करती है, ठीक है, नगर पालिका। और नगर पंचायत अगर उससे भी छोटा शहर है तो उसमें नगर पंचायत काम करती है। तो इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट का एक ढांचा है। इसको आगे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन पॉलिटी की बात कहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।